वेलकम टू रोमाटोलॉजी मास्टर क्लास। आज मॉड्यूल 2 का लेक्चर 6 है, जो कि इस मॉड्यूल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पिछले जितने लेक्चर्स गुजरे हमने उनमें पैथोफिजियोलॉजी से लेकर हमने कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड्स जो है वो उनको डिटेल से समझने की कोशिश की। आज का लेक्चर जो है वो आरए ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिक डिमांड्स हैं ये जो है बायोलॉजिक डिमांड्स जो है बायोलॉजिक डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है। बायोलॉजिक्स ने जो आरए का ट्रीटमेंट है उसको बिल्कुल उस तरह बदला है जैसे कि एंटीबायोटिक्स ने इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को बदला था। मैं ये जो जुमला का है ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो 90 की दिहाई थी, 1998 से पहले तक जो आरए में जो मरीज़ थे वो कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड से अगर उनका फेलियर हो जाता था, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो प्रोग्रेसिव जॉइंट डिस्ट्रक्शन, जो डिसेबिलिटी होती थी और जो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ थी उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन फिर जो है बायोलॉजिक्स ने कुछ तब्दीली लेकर है, स्पेशली इन्फ्लिक्सिमैब आया। इन्फ्लिक्सिमैब ने जो आरए ट्रीटमेंट है उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया और उसके बाद जो बायोलॉजिक्स की एक पूरी दुनिया खुल गई। तो आज हम सारे बायोलॉजिक्स के बजाय हम जो 4 मेजर बायोलॉजिक टारगेट्स हैं उन पे जो है आरए में उनको जो है हम बात करेंगे। उनमें कौन से हम बात करेंगे? मैं आज फोकस करूँगा टीएनएफ अल्फा पे, इंटरलिकन 6 रिसेप्टर पे, टी सेल को स्टिमुलेशन और बी सेल्स, और हर टारगेट के लिए एक या ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो जो ये आज का लेक्चर है इसमें हम ड्रग की मैकेनिज़्म को और साथ में क्लिनिकल एविडेंस को देखेंगे, डोजिंग क्या करनी है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और बात जो है मैं पहले बता दूँ, सबसे अहम ये है कि आपने ये समझना है कि किस मरीज़ में कौन-सा बायोलॉजिक प्रेफ़र करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि एक ही जो बायोलॉजिक्स है वो हमने सारे मरीज़ों में वही देना है, ये नहीं है। ये पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये यूलार का जो और एशिया दोनों की जो गाइडलाइंस है उनके जो है देखते हुए हम ये पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी चल रही हैं जो जो है जेनेटिक लेवल तक जा रही हैं और उसके तहत देखा जाएगा कि किस पेशेंट में कौन-सी ड्रग जो है उसकी रेज़िस्टेंस आने का चांस है, उसके फेलियर होने का चांस है और कौन से पेशेंट में कौन-सी ड्रग ज़्यादा बेटर आएगी। ये तो एक मुस्तकबिल की कहानी है, लेकिन आज के हम जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि किस पेशेंट में कौन-सा बायोलॉजिक्स जो है ट्रीटमेंट हमने प्रेफ़र करना है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें बायोलॉजिक्स की जो एक्सेसिबिलिटी है, जो कॉस्ट है, जो टीबी रिस्क है, उसको भी आप मुकम्मल तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि जो बायोलॉजिक्स हैं ये क्या होते हैं? क्या ये कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड से फंडामेंटली डिफरेंट है या नहीं? जो कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड्स हैं जिनको हम सीएस डिमांड्स कहते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि ब्रॉड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स रखते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल हैं और ब्रॉड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स रखते हैं। जिस तरह के कैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एमटीएक्स मेथोट्रेक्सेट है जो फोलेट पाथवे को इनहिबिट करती है। बायोलॉजिक्स जो है वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सेल्स से बनते हैं, इसलिए उनको बायोलॉजिक्स कहा जाता है। लिविंग सेल से बनते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये फ्यूजन प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये रिसेप्टर कंस्ट्रक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जो बायोलॉजिक्स हैं एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट को जो है प्रिसाइज़ली ब्लॉक करते हैं। कैसे? जो बायोलॉजिक्स हैं ये क्या करेंगे? स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट को प्रिसाइज़ली ब्लॉक करते हैं। टारगेट पे जाके लगेंगे। जो बायोलॉजिक्स हैं बेसिकली ओरल नहीं लिए जा सकते क्योंकि गट इन्हें डाइजेस्ट कर देता है।
ये किस तरह से होते हैं, या तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की सूरत में या आईवी इंट्रावेनस जो है इन्फ्यूजन के ज़रिए दिए जाते हैं। और जो बायोलॉजिक्स की कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को जो है वो ख़ुद सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इस वजह से कॉस्ट बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रुकावट है, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से कॉस्ट जो है वो बायोलॉजिक्स की बहुत ज़्यादा होती है। और बायोलॉजिक्स की जो मॉनिटरिंग है और जो प्रिकॉशंस हैं वो भी कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। इसलिए जो टेस्ट करवाने, स्पेशली स्क्रीनिंग के वक्त पेशेंट्स को जो है टीबी स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है, तो वो पेशेंट्स के लिए इसी तरह के और जो टेस्ट हैं वो करवाने पड़ते हैं, तो पेशेंट्स के लिए जो है वो ज़रा कॉस्ट एक जो है वो रुकावट बन सकती है। रिकमेंडेशंस जो है हमने देखनी है, जो यूलार की और एसीआर की जो आरए मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस हैं उनके मुताबिक जो बायोलॉजिक थेरेपी आप जब जो है वो स्टार्ट कैसे करनी है, हम इस पे जो है शुरू में अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिक थेरेपी कब शुरू करें? जब किसी मरीज़ में ये आप कह सकते हैं एडिक्वेट ट्रायल, यानी कि 3 से 6 माह की कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड थेरेपी और रूटीनली क्या होती है, या एमटीएक्स है या उसके साथ एसएसजेड है या एचसीक्यू है या कॉम्बिनेशन है या जो है वो मोनोथेरेपी है, उसके बावजूद डिजीज़ एक्टिविटी टारगेट नहीं मिले, यानी या तो रिमिशन ना मिल रही हो या लो डिजीज़ एक्टिविटी भी जो है वो नहीं अचीव हो पा रही, तो बायोलॉजिक, यानी कि बायोलॉजिक को बी डिमार्ड्स कहते हैं, बी डिमार्ड्स या टारगेटेड सिंथेटिक टीएस डिमार्ड्स जो है वो आप सेकंड लाइन थेरेपी आप इसको कह सकते हैं वो शुरू करनी चाहिए। अगर पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स मौजूद हों तो कम वक्त में भी, यानी 3 माह में ही आप एस्केलेट कर सकते हैं, फिर आपने जो है ज़्यादा वेट नहीं करता। जो गाइडलाइंस हैं वो यही कहती हैं कि एमटीएक्स का, मिथोट्रेक्सेट का अगर फेलियर है उस पर बायोलॉजिक ऐड ऑन या स्विच आप कर दें। ये आपने माइंड में रखनी है। यहाँ एक अहम पॉइंट आपको बताता हूँ। यूलार ये कहता है कि जो बायोलॉजिक को प्रेफरेबली जो है एमटीएक्स के साथ कंबाइन करें। सम टाइम ये होता है कि एमटीएक्स का मैंने जैसे कहा फेलियर है, फिर भी जब आपने बायोलॉजिक स्टार्ट करना है तो जो है इसमें क्या करें, आप कंबाइन करें एमटीएक्स को, बायोलॉजिक्स को, और क्या करें एमटीएक्स के साथ कंबाइन करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव है अकेले किसी भी बायोलॉजिक ड्रग के मुकाबले में। तो आपने एमटीएक्स को कंबाइन करना है, कोई कंट्राइंडिकेशन अगर नहीं है एमटीएक्स की। और जो एंटी ड्रग बॉडी फॉर्मेशन है, एंटी ड्रग एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, इससे क्या होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एलोन कोई भी जो है बायोलॉजिक स्टार्ट करते हैं तो सम टाइम क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस आ सकती है या उस ड्रग का फेलियर हो सकता है, और अगर आप उसके साथ एमटीएक्स ऐड करते हैं तो एंटी ड्रग एंटीबॉडी फार्मेशन जो है वो कम होगी। इसलिए आपने क्या करना है, ट्राई करनी है कि अगर कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप बायोलॉजिक देने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मिथोट्रेक्सेट को आप एमटीएक्स को ऐड कर सकते हैं। ये आपने माइंड में रखनी है। अब वन बाई वन हमने कहा 4 टारगेट रखेंगे। सबसे पहले जो है हम जो है वो टीएनएफ इनहिबिटर से स्टार्ट करते हैं। टीएनएफ इनहिबिटर से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले अप्रूव हुए थे। मैंने अभी ज़िक्र किया इन्फ्लिक्सिमैब का, और सबसे ज़्यादा डाटा जो है वो टीएनएफ इनहिबिटर्स का है। तो टीएनएफ इनहिबिटर को हमने जो है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में समझा था। ये क्या है, मास्टर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी का है, जो आप कह सकते हैं कि ये पूरा इसका मरकज़ है, सेंटर है, उसमें है टीएनएफ इनहिबिटर्स। टीएनएफ जो इनहिबिटर्स हैं इसी को ब्लॉक करते हैं, जो मरकज़ है टीएनएफ को ही टीएनएफ इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं, और इसी का जो रिजल्ट्स है वो इन्फ्लेमेशन का जो ड्रामेटिक रिडक्शन है इसी वजह से होता है। टीएनएफ इनहिबिटर्स जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। 5 टीएनएफ इनहिबिटर्स जो है वो आरए में अप्रूव हैं, 5 हैं। उनको हम नाम पहले मैं बताता हूँ। इन्फ्लिक्सिमैब है, इटैनरसेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडेलीमुमाब है, ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। सर्टोलिजुमाब है, और क्या है, गोलीमुमैब है। ये चीज़ें 5 हैं, आपने ये ज़हन नशीन करनी है।
वन बाई वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम इन्फ्लिक्सीमैब को जो है वो डिस्कस करते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब एक आप कह सकते हैं काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, यानी ये क्या है, ये पार्ट माउस और पार्ट ह्यूमन है। ह्यूमन IgG1 का फ्रेमवर्क है, लेकिन जो वेरिएबल रीजन है वो माउस का है, जो कि TNF अल्फ़ा को जो है वो बाइंड करता है, क्योंकि हमने इधर हमारा फोकस क्या है, TNF अल्फ़ा को जो है ये बाइंड करता है। और काइमेरिक होने की वजह से इसमें जो है एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़ का रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए ये कहा गया है कि इसको MTX के साथ, TNF इनहिबिटर्स में MTX के साथ देना इसीलिए ज़रूरी है। मैंने ऊपर भी ज़िक्र किया, ताकि जो है आप कह सकते हैं कि अमीनोजेनिसिटी जो है वो कम हो, एंटी ड्रग एंटीबॉडी जो है वो फॉर्मेशन कम से कम हो, इसीलिए आपने इसको MTX के साथ जो है वो कंबाइन करना है। इन्फ्लिक्सीमैब जो है बेसिकली दिया कैसे जाता है, IV फॉर्म में दिया जाता है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से दिया जाता है। डोज़ की बात करते हैं तो डोज़ इसकी 3 मिलीग्राम जो है 3 mg पर kg है। और RA इसको किस तरह से दिया जाता है, आप कैसे इंडक्शन के तौर पर किस तरह देते हैं, 0, 2 और 6 वीक पर। पहले लगेगा, 2 हफ्तों बाद लगेगा, 6 हफ्तों बाद लगेगा, ये इंडक्शन के तौर पर। फिर हर जो है 8 हफ्तों में ये है मेंटेनेंस डोज चलती रहेगी, 0 to 6 इंडक्शन, फिर एवरी 8 वीक ये जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर वैसे मैंने डोज बताया, लेकिन अगर डोज की बात करें तो डोज को वैसे 10 mg पर kg तक बढ़ाया जा सकता है, या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर जो है 8 वीक से 4 वीक पर जो है वो की जा सकती है, अगर रेस्पॉन्स इनएडिक्वेट हो। वैसे 0 to 6, उसके बाद 8 वीक। लेकिन अगर रेस्पॉन्स आपको लगता है 8 वीक पे, तो फिर 0 to 6 हो गया, फिर एवरी 8 वीक के बजाय एवरी 4 वीक पे जो है ये दिया जा सकता है। और फिर डोज भी जो है, पहले आप जो है डोज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं, और डोज भी 10 mg पर kg तक दी जा सकती है। इन्फ्लिक्सीमैब जो दिया कैसे जाता है, इन्फ्लिक्सीमैब वैसे हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है। इन्फ्यूजन रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए जो है ना, आपने देखना होता है इन्फ्यूजन रिएक्शंस जो है वो 3 से 10% पेशेंट्स में हो सकती है। इस हवाले से आपने हॉस्पिटल सेटिंग में देना है। ये जिस तरह हम कुछ बायोलॉजिक्स देते हैं कि वो सब कट होते हैं तो पेशेंट को गाइड किया जाता है, कुछ टाइम बाद वो जो है वो खुद लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने इस तरह नहीं करना। पेशेंट को एडमिट करना होगा और फिर उसके बाद जो है इन्फ्लिक्सीमैब देना होगा। और इसमें जो है इन्फ्यूजन रिएक्शंस का चांस है, इसलिए आपने कभी भी जो है उसकी मॉनिटरिंग के बगैर पेशेंट को नहीं करना, उसको एडमिट करना है बायोलॉजिक वार्ड में, और उसके बाद आपने इन्फ्लिक्सीमैब देना है। अच्छा, हम बात करते हैं एट्रैक्ट ट्रायल। एट्रैक्ट ट्रायल वो लैंडमार्क ट्रायल है जिसने इन्फ्लिक्सीमैब की रूमेटाइड अर्थराइटिस में एफिकेसी को प्रूव किया, और रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन को जो है बताया कि ये यहाँ पे रुकती है। तो इस ट्रायल का जिक्र मैं आपके साथ कर दूं कि इस ट्रायल के तहत ही इन्फ्लिक्सीमैब की एफिकेसी प्रूव हुई थी। तो इस हवाले से आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। इटेनरसेप्ट है। इटेनरसेप्ट, अब आप बात करते हैं दूसरी जो है TNF में इटेनरसेप्ट है दूसरा में। इटेनरसेप्ट एक फ्यूजन प्रोटीन है। ये TNF रिसेप्टर P75 के जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसको ह्यूमन IgG1 FC से जो है वो कंबाइन करके बनाया गया है। मैं रिपीट करता हूँ कि ये इटेनरसेप्ट एक फ्यूजन प्रोटीन है बेसिकली। ये कहाँ पे, TNF रिसेप्टर P75 का जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसको ह्यूमन IgG-FC से कंबाइन करके बनाया गया है इटेनरसेप्ट को। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। इटेनरसेप्ट क्या है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि ये क्या है, डीकॉय रिसेप्टर है जो TNF को ट्रैप कर लेता है। दोबारा इस चीज़ को मैं आप वो करता हूँ। मोनोक्लोनल इटेनरसेप्ट बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि ये डीकॉय रिसेप्टर है जो TNF को ट्रैप कर लेता है बेसिकली।
ये कैसे दिया जाता है, जैसे इन्फ्लिक्सीमैब इन्फ्यूजन फॉर्म में, लेकिन ये सब क्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है। 50 mg वीकली या 25 mg ट्वाइस वीकली दिया जाता है। अक्सर औकात मैंने देखा है कि 50 mg फोर्टनाइटली दे रहे होते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है 50 mg 50 मिलीग्राम वीकली या 25 मिलीग्राम ट्वाइस वीकली, मतलब वीकली 50 बनेगा, ठीक है। तो इटैनरसेप्ट जो है वो क्या करता है, जितने भी TNF इनिबिटर्स हैं उनमें टीबी रिएक्टिवेशन का सबसे कम रिस्क जो है इसमें देखा गया है इटैनरसेप्ट में। इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीबी का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे पेशेंट जिसमें कोई जो ATT ऑलरेडी ले चुका हो, या उसमें कोई लेटेंट टीबी का पहले कोई ट्रीटमेंट ले चुका है, या उसकी कोई इस तरह की हिस्ट्री है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वैसे टीबी का बर्डन है, तो इटैनरसेप्ट की जो है टीबी रिएक्टिवेशन सबसे कम रिस्क इटैनरसेप्ट का है। ये क्या करता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन को कम अफेक्ट करता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड TNF है, उससे कमज़ोर जो है या वीक जो है रहता है, इस वजह से क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है वो कम हो जाती है, जबकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती हैं। इस वजह से अब ये आपको क्लियर होगा कि ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन को इफेक्ट कम करता है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड TNF इनिबिटर से जो है वीकली बॉन्ड बनाता है, जबकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं या स्ट्रांगली बाइंड करती हैं। लिहाजा दूसरों में उसमें टीबी रिएक्टिवेशन का चांस ज़्यादा है, लेकिन इटैनरसेप्ट में टीबी रिएक्टिवेशन का चांस कम इस वजह से है। क्यों? क्योंकि ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन को अफेक्ट भी कम करता है, और इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन बाउंड TNF हैं उनसे एक बड़ा ही वीक कमज़ोर सा बॉन्ड बनाता है। दूसरे क्या करती हैं, स्ट्रांगली बाइंड करते हैं उसके साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। इसी वजह से इसको आप प्रेफर इस हवाले से भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि हाई टीबी बर्डन है, इसमें इटैनरसेप्ट जो है वो रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन समझा जा सकता है। इसमें भी जो है वो ट्रायल्स हैं, और इसमें बड़ा फेमस इंजेक्शन है जिसके ट्रायल्स हैं, और वो आपके पास अवेलेबल भी है फाइज़र का एनब्रिल ट्रायल, और जो है इसके अलावा भी ट्रायल हुए हैं, उन्होंने इटैनरसेप्ट की एफिकेसी जो है उन्होंने जो है प्रूव की। बेसिकली एनब्रिल ट्रायल, और एनब्रिल इंजेक्शन आप यूज़ करते हैं 50 mg फाइज़र का है, तो इस वजह से इटैनरसेप्ट जो है वो टीबी रिएक्टिवेशन के हवाले से रिलेटिवली सेफ़र है। ये भी एक MCQ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके डेली प्रैक्टिस के हवाले से भी आप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, जो इटैनरसेप्ट एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़ जो है उस हवाले से इटैनरसेप्ट जो है वो एक सिर्फ टीबी रिएक्टिवेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इटैनरसेप्ट जो है एंटीबॉडी ड्रग एंटीबॉडीज़ कम बनाता है। इसकी ये भी जो है एक आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है, क्योंकि ये फुल्ली ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, इसलिए इसे MTX के बगैर भी यूज़ किया जा सकता है। हमने ऊपर ज़िक्र किया था, बताया था कि MTX को ऐड इसीलिए किया जाता है कि एंटी ड्रग एंटीबॉडी फॉर्मेशन कम हो, लेकिन जो इटैनरसेप्ट है क्योंकि ये फुली ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, इसीलिए इसको MTX के बगैर यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़ बनने का चांस कम है। लेकिन फिर इसके साथ भी अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इसको अगर पेशेंट है जिसको MTX के साथ कोई उसको नोज़िया होता है, या उसको कोई GI प्रॉब्लम हो जाता है, या उसको कोई आप सोच रहे हैं कोई ILD रिलेटेड प्रॉब्लम है जहाँ कोई कंट्राइंडिकेशन MTX की बन रही है, या ऐसा पेशेंट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं जिनमें आप इटैनरसेप्ट दे रहे हैं, इटैनरसेप्ट ऑल TNF इनिबिटर्स आर थ्रू आउट सेफ, कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप जो है TNF इनिबिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, और MTX आप नहीं दे सकते तो आप अकेला भी जो है इटैनरसेप्ट को इस हवाले से यूज़ कर सकते हैं। एक तो टीबी रिएक्टिवेशन का चांस कम है, दूसरा इसका क्या है कि एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़ बनाने का जो है वो भी चांस कम है। इटैनरसेप्ट इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है जी एडेलीमोमैब। ये क्या है? ये एक फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो TNF अल्फ़ा को ब्लॉक कर देती है। ये भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, 40 mg में होता है, और ये फोर्टनाइटली लगता है।
यानी कि हर 2 हफ्तों के बाद इसको लगाया जाती है। फुल्ली ह्यूमन होने की वजह से इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो कम है, लेकिन एमटीएक्स के साथ कंबाइन करने से आउटकम्स जो है इसमें भी बेहतर हो जाते हैं। और ये हमने एमटीएक्स के साथ कंबाइन करना हर बी डिमार्ट के हवाले से आपको सजेस्ट किया है, और एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़ जो है एमटीएक्स के साथ ऐड करने से इसमें भी कम हो जाती हैं। ये है बेलीमोमैब। इसमें ट्रायल की बात करें तो इसमें या अरमाडा ट्रायल इन्होंने जो है एडेलिमोमैब की आरएमए एफिकेसी को दिखाया था। अरमाडा ट्रायल, ये ट्रायल्स भी मैं साथ साथ हर ड्रग के वाले से बता रहा हूँ। अरमाडा ट्रायल थे, इसके अलावा भी ट्रायल्स हैं जिन्होंने एडेली की आरएमए एफिकेसी को प्रूव किया। तो जो एडेलिमोमैब है ये दुनिया की आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बायोलॉजिक ड्रग्स में से एक रही है, और अब इसके आप कह सकते हैं बायोसिमिलर, सबसे ज़्यादा बायोसिमिलर एडेली के बने हैं। मल्टीपल बायोसिमिलर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है इनकी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, और एडेलीमोमैब भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद है जी सर्टोलिजुमैब पिगोल। ये सर्टोलिजुमैब एक यूनिक टीएनएफ इनहिबिटर है, ये आपने माइंड में रखना है। ये आप कह सकते हैं पिगलेटेड फैब फ्रेगमेंट है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो एफसी पोर्शन है वो नहीं होता जो रूटीनली अवेलेबल होता है। एफसी पोर्शन यहाँ ना होना इसमें क्यों इसको एक आप कह सकते हैं स्पेशल बना देता है, क्योंकि जो है एफसी पोर्शन जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता बेसिकली। लेकिन अभी मैंने पहले बताया कि वैसे अभी टोटल टीएनएफ इनहिबिटर जितने भी हैं सारे प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, बट जो ओल्ड गाइडलाइंस थी वो ये कहती थी कि आप जितने भी टीएनएफ इनहिबिटर उसमें सिर्फ सर्टोलिजुमैब है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, बाकी नहीं है। लेकिन जो न्यू गाइडलाइंस हैं 2024 की, उनके तहत जितने भी टीएनएफ इनहिबिटर सारे सेफ़ हैं। लेकिन अगर फिर इनमें से भी आपको चूज़ करना पड़े तो आप कह सकते हैं कि सर्टोलिजुमैब जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। किस वजह से? क्योंकि एफसी पोर्शन की वजह से, और ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता क्योंकि प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट जो है वो एफसी मीडिएटेड होता है, और ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है ये मिनिमल पास होता है। वैसे ब्रेस्ट फीडिंग में टोटल टीएनएफ इनहिबिटर्स जो है वो सेफ़ हैं, लेकिन सर्टोलिजुमैब ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ है और उसमें भी एफसी पोर्शन की वजह से। तो इसलिए जो है सर्टोलिजुमैब प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में सबसे ज़्यादा सेफ़र टीएनएफ इनहिबिटर है, और ये गाइडलाइंस भी यूलार की हैं। और इसमें जब प्रेगनेंसी आरए मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी की बात की जाए यूलार के हवाले से, तो उन्होंने यही गाइडलाइंस बताई हैं कि इसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इस हवाले से आपने माइंड में रखना है। लेकिन मैंने आपको फिर क्लियर कर दूं, ऑल टीएनएफ इनहिबिटर्स आर सेफ थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, लैक्टेशन में भी। बट सर्टोलिजुमैब मजीद हम कह सकते हैं कि सेफर है एफसी पोर्शन की वजह से। ये बात आपने माइंड में रखनी है। डोज़ की बात करते हैं, जिसके बाद डोज़ है 200 mg जो है आप फोर्टनाइटली, या 400 mg जो है आप मंथली सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। डोज़ में 200 mg 2 हफ्तों में, या 400 mg हर 4 हफ्तों में। 200 mg फोर्टनाइटली, 400 mg मंथली आप दे सकते हैं। फर्टाइल एज में ख़वातीन जो होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं, या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहते हैं, तो ये आप इसको जो है वो चूज़ करते हुए ये बात आप जहन में रख सकते हैं कि ये ज़्यादा सेफ़ है। वैसे जो है वो बाकी टीएनएफ इनहिबिटर्स भी वैसे तो सेफ़ हैं। यहाँ पे हमारा सर्टोलिजुमैब हो गया जी। आगे है जी गोलीमोमैब। ये भी एक फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। गोलीमोमैब फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो आप इसको मंथली एक बार सबकट 50 mg के तौर पर दिया जाता है। इसकी डोज क्या है? मंथली और 50 mg है। ये मंथली डोजिंग है, इसलिए कन्वीनियंट रहती है। बाकी जो है फोर्टनाइटली डोजिंग है या वीकली है, जैसे टेनरसेप्ट था वो वीकली था, इसीलिए एडेली या हमने उसका सर्टोली की भी बात की वो फोर्टनाइटली। लेकिन जो गोलीमोमैब है तो ये क्या है, इस हवाले से कन्वीनियंट है, ये मंथली है, इसलिए कॉम्प्लायंस जो है वो बेहतर रहता है। आईवी फार्मूलेशन भी इसकी अवेलेबल है, सबकट भी होता है और आईवी भी होता है गोलीमोमैब। तो इस हवाले से आपने इनको ये भी आपने याद रखना है। ट्रायल जो इसका जो ट्रायल इसने प्रूव किया
ये था गो फॉरवर्ड ट्रायल। इसने MTX इनएडुकेट जो रिस्पॉन्डर्स थे उनमें गोलीमोमैब की जो एफिकेसी है उसको प्रूव किया। और भी ट्रायल्स हैं, जो मेन ट्रायल था इसका गो फॉरवर्ड ट्रायल था, जिसने गोलीमोमैब की जो है एफिकेसी को प्रूव किया। तो अगर अब आप बात करें कि जितने भी TNF इनहिबिटर्स के शेयर्ड क्लास इफ़ेक्ट्स और कंसर्न्स हैं उनको हम और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम उनको अब हमने मज़ीद समझना है। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया जितने भी TNF इनहिबिटर्स थे इस हवाले से। जब भी आप TNF इनहिबिटर्स चूज़ करते हैं, पेशेंट के लिए प्रेफर कर रहे होते हैं, आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में कुछ कंसर्न्स होते हैं, पेशेंट के जहन में भी कुछ कंसर्न्स होते हैं, और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप देख रहे होते हैं कि मैं ये बायोलॉजिक स्टार्ट करने लगा हूँ तो पेशेंट में बेहतरी तो आएगी, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा है इन्फेक्शंस रिलेटेड। इन्फेक्शंस जो है वो TNF इनहिबिटर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है। इन्फेक्शंस, TNF अल्फ़ा जो है वो इम्यून सर्वेलेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पर इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट। इसीलिए जो TNF अल्फ़ा जब ब्लॉक हो जाता है उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या दूसरे आपके फंगल इन्फेक्शंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में भी और ओवरऑल भी TB रिएक्टिवेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से सेकेंड लाइन थेरेपी देने से पहले आपने TB स्क्रीनिंग लाजमी तौर पर करनी है। TB रिएक्टिवेशन जो है वो TNF इनहिबिटर्स का पाकिस्तान में सबसे क्रिटिकल कंसर्न आप कह सकते हैं। इस पे हम अलग से जो है वो TB के हवाले से भी एक पूरा लेक्चर मैंने रखा हुआ है, उसको हम अलग से डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि किसी भी बायोलॉजिक या सेकेंड लाइन इवन टारगेटेड सिंथेटिक डिमांड से पहले भी या बायोलॉजिक इंजेक्शन स्टार्ट करने से पहले भी TB स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। आप आइग्रा जो है, इंटरफ्रॉन गामा रिलीज ऐसे जो है, या आप लेटेंट TB अगर आपको मिलती है तो उसका आप ट्रीटमेंट दें। और डिमार्ड्स, बायोलॉजिक डिमार्ड शुरू करने से आपने पहले ट्रीट करना है। जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा लेटेंट TB ट्रीटमेंट का, उसके बाद आप बायोलॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली गाइडलाइंस ये थी कि लेटेंट TB को पहले ट्रीट करें, 3 मंथ का ट्रीटमेंट दें, उसके बाद आप बायोलॉजिक इंजेक्शन स्टार्ट करें। लेकिन अब जो है गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पेशेंट में लेटेंट TB है तो आप उसको लेटेंट TB का ट्रीटमेंट दें। 3HP 12 डोज रिजीम अगर अवेलेबल है रिफापेंटिन और आइसोनाज़ेड की तो वो दें, या वरना रिफेम्पिसिन और एसेनेट का 3 मंथ का डेली डोज दें। और अगर 1 मंथ कंप्लीट हो गया लेटेंट TB का तो आप बायोलॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्फेक्शंस की बात हो रही थी। अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं नीमोसिस्टिस जिरवोसी नमूनिया है, यानी PJP भी, ये भी TNF इनहिबिटर्स पर हो सकती है, स्पेशली अगर हाई डोज स्टेरॉइड भी साथ हो रहे हों। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के हवाले से भी कंसर्न है। आपने इन चीज़ों को माइंड रखना है, सिर्फ TB को माइंड नहीं रखता। एक और चीज़ बड़ी प्रिवेलेंट है पाकिस्तान में, रिएक्टिवेशन ऑफ हेपेटाइटिस B। ये भी हमने पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं फिर भी बता दूँ, रिएक्टिवेशन ऑफ हेपेटाइटिस B एक सीरियस रिस्क है। इस हवाले से आपने जो है वो, अगर पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है तो आपने ये लाजमी तौर पर स्क्रीनिंग करनी है। और अगर पेशेंट, आपको लगता है कि पेशेंट पॉजिटिव था तो उसमें आप परफेक्टिकली एंटीवायरल थेरेपी दें और उसके बाद आप बायोलॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें इस तरह हेप बी के अलावा हेप सी में भी जो है वो TNF इनहिबिटर जो है वो रिलेटिवली सेफ़ हैं, लेकिन आपने फिर भी जो है मॉनिटरिंग लाजमी करनी है। हेप बी में तो आपने प्रोफिलैक्टिकली एंटीवायरल थेरेपी भी देनी है, लेकिन हेप सी है तो उसमें जो है वो TNF इनहिबिटर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट रखनी है। ये चीज़ें हो गई इन्फेक्शन के हवाले से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है मैलिग्नेंसी का। मैलिग्नेंसी के बारे में एक कंसर्न मौजूद है, स्पेशली लिम्फोमा का। जो डेटा है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस खुद भी बिकॉज लिम्फोमा का रिस्क बढ़ाती है, इसलिए जो है आप कह सकते हैं एट्रीब्यूटिंग रिस्क सिर्फ ड्रग का जो है वो नहीं है, कि आप कह सकते हैं कि ये TNF इनहिबिटर से ही लिम्फोमा बन सकता है, लेकिन RA खुद भी जो है वो लिम्फोमा का रिस्क बढ़ाती है। तो वैसे
लिम्फोमा के हवाले से भी आपने माइंड में रखना है टीन इन्हिबिटर्स को आप स्टार्ट करते हुए। इसके अलावा दूसरी मैलिग्नेंसीज़ की बात करें, स्किन कैंसर स्पेशली जो है वो नॉन मेलिनोमा का रिस्क जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर से जो है वो माइल्ड इंक्रीज़ हो सकता है। स्किन कैंसर्स और स्पेशली नॉन मेलिनोमा का रिस्क जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर्स के साथ वो हो सकता है। इसलिए आप सन प्रोटेक्शन आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। सन ब्लॉक जो है एसपीएफ 50 अबव जो है वो आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैलिग्नेंसी इन्फेक्शंस और मैलिग्नेंसी हो गए, कुछ और भी कंसर्न हैं। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ेज़, डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ेज़ जो है टीएनएफ इन्हिबिटर्स पर जो है वो वर्सन हो सकती है। ये बहुत एक एक एमसीक्यू है। पेशेंट है ऑलरेडी, उसको एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या डीमाइलिनेशन की हिस्ट्री है, तो इस तरह के पेशेंट्स में उसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी पे जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही और उसको सजेस्ट किया गया टीएनएफ इन्हिबिटर, तो टीएनएफ इन्हिबिटर नहीं देना। आप उनमें कोई और बायोलॉजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उनमें जो है CD20 काउंट डिप्लीटर टुक्सीमैब दे सकते हैं या आप किसी और तरफ जा सकते हैं। बट आपने एमएस के पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के या डीमाइलिनेशन की हिस्ट्री वाले जितने भी उसमें टीएनएफ इन्हिबिटर्स टोटली कंट्राइंडिकेटेड है। जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपने रखनी है। एक और चीज़ है जहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड है या आपने जो है वो बड़े एहतियात से यूज़ करनी है, वो है हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में टीएनएफ इन्हिबिटर्स अगर आपने, आप कह सकते हैं कि जो क्लास 3 है, NYHA जो क्लास 3 है या 3 या 4 है, तो उसमें भी ये कंट्राइंडिकेटेड है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्लास 3 और 4 में क्या है, ये टीएनएफ इन्हिबिटर्स कंट्राइंडिकेटेड। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ स्पेशली मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमाइलिनेशन की हिस्ट्री कंट्राइंडिकेटेड है। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्लास 3 4 है, उसमें भी कंट्राइंडिकेटेड है। क्लास 1 या 2 है, उसमें आप कशियस यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आप, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। हमने जब लूपस के चैप्टर में जाएंगे वहाँ भी जो वो डिस्कस करेंगे। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर से हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर से हो सकता है। एंटीडीएस डीएनए जो है वो बन सकती हैं, लेकिन ये जो क्लिनिकल है लूपस है ये रेयर है, क्योंकि सम टाइम पेशेंट है टीएनएफ इन्हिबिटर यूज़ कर रहा है, लेकिन क्लिनिकली उसमें कुछ भी हमारे सामने चीज़ नहीं आ रही होती, लेकिन ड्रग इंड्यूस्ड लूपस का चांस बन सकता है। तो ये कंसर्न थे। इसके अलावा अगर मज़ीद बात करें तो वैसे तो इंजेक्शन साइट रिएक्शंस जो हैं वो सबक्यूटेनियस इन्हिबिटर से हो सकती हैं। इसके अलावा इन्फ्लिक्सिमैब से मैंने कहा कि जो है वो इन्फ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं जिनके लिए आपने प्री मेडिकेशन देना है। जैसे आप रेटोक्सी के साथ देते हैं तो इन्फ्लिक्सी के साथ भी आपने प्री मेडिकेशन देना है, और यही वजह है कि आप जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में आपने टीएनएफ इन्फ्लिक्सिमैब लगाना है, घर पे अलाउ नहीं कर रहा, और बायोलॉजिक वार्ड में एडमिट करके पूरी मेडिकेशन देनी है और उसके बाद जो है इन्फ्लिक्सिमैब देना है। तो ये जो है हमारे कंसर्न है। पाकिस्तान के हवाले से हम एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पाकिस्तान में टीएफ इन्हिबिटर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसकी बात करें तो उसमें एडेलिमोमैब है और ये एटेनरसेप्ट है, ये बायोसिमिलर्स ये एक्सेसिबल हैं, लेकिन कॉस्ट फिर भी जो है बहुत से पेशेंट्स के लिए प्रोहिबिटिव है। वो क्यों है प्रोहिबिटिव? क्योंकि पेशेंट चाहे बायोसिमिलर भी हैं तो वो पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। जो एटेनरसेप्ट है वो 13,000 वीकली या 16,000 अब जो है वो एनरल है, तो वो जा बनता है 50,000 अबव, तो पेशेंट के लिए मुश्किल है। इसी तरह डेली भी जो है वो 46 या 36 या 40 की रेंज में आता है, तो वो भी जो है पेशेंट के लिए मंथली अफोर्ड करना इस वजह से मुश्किल है। कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो बायोसिमिलर्स थोड़े से रिलेटिवली चीप हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद आने वाले कुछ टाइम में जो है वो बायोसिमिलर इस कदर इस रेंज में पहुँच जाएँ कि पेशेंट इजीली अवेल कर सके, तो ये बहुत बड़ा जो है वो चेंज होगा। पाकिस्तान में वैसे जो है एक्सेस बेहतर हो रही है।
तो कुछ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से या डिफरेंट एनजीओज़ की तरफ से, तो वहाँ पे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। इसलिए जब भी जो है वो आपने किसी भी पेशेंट के साथ बायोलॉजिक डिस्कस करने हैं, तो आपने कॉस्ट काउंसलिंग भी करनी है और साथ में आप फिर उनको ट्रिपल कन्वेंशन सिंथेटिक डीमार्स का ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल कन्वेंशन सिंथेटिक डीमार्स तकरीबन बायोलॉजिक थेरेपी के बराबर रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसलिए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है और आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप कहें जी पेशेंट बैठा है, पेशेंट को आपको लगा है कि ये सेकंड लाइन थेरेपी का कैंडिडेट है और आप ये करें कि उसको आप लिख दें इंजेक्शन इटैनरसेप्ट 50 mg वीकली और आप उसको प्रिस्क्रिप्शन पकड़वा दें और वो जाएगा मेडिकल स्टोर पे, पता करे वो कहेगा नहीं मिलेंगे, या जो आपने नंबर दिया है जहाँ से उसने इंजेक्शन मंगवाने हैं, या जब पता करेगा पता चले कि 60,000 के महाना इंजेक्शन है तो वो लेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने कॉस्ट के हवाले से उनसे डिस्कशन लाजमी करनी है। ये TNF इनहिबिटर्स से। अच्छा, अब इसके बाद है इंटरलिकन 6। वो जो है हमने बेसिकली पहले भी लेक्चर से उनमें भी डिस्कस किया था। तो हमने कहा था जो इंटरलिकन 6 है बेसिकली उसका सिस्टेमिक रोल है, सॉरी, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, फिटीग है, एनीमिया है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, इन सब में जो है इंटरलिकन 6 जो है वो रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जो इंटरलिकन 6 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो एक साथ एड्रेस होते हैं और यही वजह है कि जो इंटरलिकन 6 इनहिबिटर्स हैं सम टाइम पेशेंट्स में TNF इनहिबिटर से भी ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित होते हैं। ख़ास तौर पर जो सिस्टमिक फीचर्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो इस वजह से जो हम बात करते हैं इंटरलिकन 6 दैट इज़ टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब एक जो है वो ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इंटरलिकन 6 यानी कि IL-6 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। मेम्ब्रेन बाउंड और सॉल्युबल दोनों फॉर्म्स को जो है ये बाउंड करती है। सिर्फ जो है मेम्ब्रेन को नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड भी है और सॉल्युबल जो है वो दोनों फॉर्म्स को ये ब्लॉक कर देती है। तो वैसे जो है IV फार्मूलेशन भी है, सबकट भी है। IV फार्मूलेशन की बात करें तो 8 mg पर केजी एवरी 4 वीक्स के तौर पर इन्फ्यूजन के तौर पर दिया जाता है। और सबकटिनस की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी 162 mg जो है वो दिया जाता है फोर्टनाइटली या वीकली भी जो है दिया जा सकता है, लेकिन जो है ज़्यादातर यूज़ होता है वो फोर्टनाइटली, हर 2 हफ्तों के बाद ये दिया जाता है। तो ये टोसिलिजुमाब था। टोसिलिजुमाब के हवाले से जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में अवेलेबल है एक्टेमरा के नेम से 162 mg। और दूसरा ये है कि इसके जो इस पे ट्रायल हुआ था दैट वाज ऑप्शन ट्रायल। ऑप्शन ट्रायल था, इसके अलावा भी ट्रायल्स थे, एडेक्टा ट्रायल था। इन्होंने जो है वो टोसिलिजुमाब की रूमेटॉइड अर्थराइटिस RA में एफिकेसी को प्रूव किया था। जो एडेक्टा ट्रायल की बात करें ख़ास तौर पर इसलिए इंपॉर्टेंट है एडेक्टा ट्रायल। एडेक्टा ट्रायल इसने क्या किया, हेड टू हेड टोसिलिजुमाब और एडेलिमुमेब मोनोथेरेपी को जो है वो इन्होंने टोसिलिजुमेब और एडेलिमुमेब मोनोथेरेपी में टोसिलिजुमाब को सुपीरियर दिखाया था एडेक्टा ट्रायल ने। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ये वो पेशेंट थे सुपीरियर क्यों दिखाया, क्योंकि जिनमें MTX कंट्राइंडिकेटेड थी या इनटॉलरेबल था, इस वजह से जो है, और पेशेंट्स में जो है सिस्टमिक फीचर ज़्यादा थे। तो टोसिलिजुमाब जो है वो इंटरलिकन 6 इनहिबिटर को ब्लॉक करने की वजह से ये क्या करती है, CRP प्रोटीन को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देती है। ये इतना ड्रामेटिक होता है कि CRP को टोसिलिजुमाब पर डिजीज़ एक्टिविटी का जो है वो मार्कर कंसीडर जो है वो टोसिलिजुमाब पर मार्कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतनी जल्दी CRP को डाउन कर देगी। और अगर आप CRP को करेंगे देखते हुए तो डिजीज़ एक्टिविटी आपको जो है वो आप कह सकते हैं फॉल्स लो हो सकती है। इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पेशेंट में जो है वो टोसिलिजुमाब यानी कि एक्टेमरा है, आई थिंक एक ही इंजेक्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में, एक्टेमरा ही अवेलेबल है और आई थिंक में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये दे रहे हैं तो आप CRP को जो है वो डिजीज़ एक्टिविटी का मार्कर नहीं रख सकते। तो टोसिलिजुमाब पर CRP हमेशा जो है वो पेशेंट्स में नॉर्मल आ सकता है। तो इस वजह से डिजीज़ एक्टिव है या नहीं है, CRP नॉर्मल आएगा, तो इस वजह से आपको समझ नहीं लगेगी कि ये ड्रग की वजह से इम्प्रूवमेंट है या ये CRP ड्रग की वजह से कम हुआ है या डिज़ीज़ कंट्रोल हुई है। तो इस वजह से जब डिज़ीज़ एक्टिव है या नहीं है तो CRP नॉर्मल आ सकता है। तो आप ESR को जो है वो डिज़ीज़ एक्टिविटी का मार्कर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है डिज़ीज़ एक्टिविटी असेस करने से पहले आपने
माइंड में रखनी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करें, या आप CDAI या SDAI, जिनमें जो है वो CRP नहीं, जो है आप उसमें, क्योंकि CRP का वेट जो है या तो नहीं है या कम है, तो इस वजह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर -28 भी यूज़ करें तो उसमें फिर आप ESR को इन्फ्लेमेटरी मार्कर, ESR को जो है वो डिजीज एक्टिविटी का मार्कर रख लें, या CDAI या SDAI उस पर जो है वो असेस कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्रिटिकल क्लिनिकल पर्ल है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, टोसिलिज़ुमाब के जो है वो यूनिक साइड इफ़ेक्ट्स में आप कह सकते हैं LFT एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ये क्या करता है, ALT, AST जो है इससे रीअरेंज हो सकते हैं। इसी तरह ये लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें हो सकती हैं। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को, ये LDL को, ये HDL, ये सारी चीज़ें जो है वो रीअरेंज हो सकती हैं टोसिलिज़ुमाब पर। लेकिन आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, लिपिड पैराडॉक्स है, जिसे हम आगे जाके बात भी करेंगे कि नेट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता नेसेसरीली। आपने, अगर पेशेंट है वो टोसिलिज़ुमाब ले रहा है, तो आप अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि ये नहीं है कि वो अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसका कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क है वो नेसेसरीली इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, लेकिन जो है वो डिज़ीज़ CVD का वो इस कदर नहीं बढ़ा होता। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से हमने LFTs भी रीअरेंज करे और हाइपरलिपिडेमिया का चांस बढ़ सकता है। ये बात में रखनी है। इसके अलावा ब्लड ब्लड रिलेटेड भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रोपिनिया जो है वो टोसिलिज़ुमाब पर हो सकता है, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है। तो इस वजह से आपने CBC को मॉनिटर करना है। और अगर आप कर सकते हैं इसमें कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इसमें 500 से अगर कम है तो आप फिर इसको होल्ड कर सकते हैं। ANC जिसको आप कहते हैं, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट अगर 500 से कम हो गया, क्योंकि न्यूट्रोपिनिया टोसिलिज़ुमाब का एक साइड इफ़ेक्ट है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस साइड इफ़ेक्ट है, जो कि MCQs भी आता है कि अगर कोई कोई पेशेंट के हवाले से हमने ये माना, GI परफोरेशन, ये एक रेयर है लेकिन सीरियस रिस्क है, लेकिन बहुत रेयर है टोसिलिज़ुमाब के हवाले से। स्पेशली जो है वो ये MCQ होता है, प्रॉपर डायवर्टिकुलर डिजीज़ है उस तरह के पेशेंट से, तो ये आपने इस हवाले से बहुत एहतियात करनी है कि अगर पेशेंट है, आपको हिस्ट्री दी गई है को डायवर्टिकुलर डिजीज़ है, तो आपने फिर टोसिलिज़ुमाब नहीं करना, क्योंकि ये GI परफोरेशन इसका एक रिस्क है। और अगर किसी को एब्डोमिनल सिम्पटम्स हों तो आप जो है वो इमीडिएटली इसको आप असेस करें और इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है टोसिलिज़ुमाब। टोसिलिज़ुमाब को अगर हम जनरली और चीज़ें देखें तो इसको वैसे जो कोविड, आपको याद होगा, कोविड-19 ट्रीटमेंट में भी यूज़ हुआ था, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम में। जो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम था कोविड की वजह से, उसमें इसको यूज़ किया गया। इसके लिए जो है, क्योंकि ये हम दोबारा बात करेंगे कि सिस्टेमिक जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है उसी की वजह से, जो ये आप कह सकते हैं कि इंटरलेकिन 6 का जो मैकेनिज़्म है, एंटी इंटरलेकिन 6 मैकेनिज़्म की जो वाइड एप्लीकेबिलिटी है, उसकी वजह से इसको यूज़ किया गया था कोविड में, क्योंकि ये बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि CRP को ड्रामेटिकली नीचे लेके आता है, या साइटोकाइन स्टॉर्म जो था उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो इसको कोविड में भी जो है वो इसको यूज़ किया गया था। अच्छा, एक है सारिलूमैब। सारिलूमैब जो है वो दूसरा इंटरलेकन 6 रिसेप्टर इन्हिबिटर है, जो कि ये भी फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये भी क्या होता है, ये सबक्यूटेनियस होता है, 200 mg, ये भी फोर्टनाइटली दिया जाता है। वो 162 mg फोर्टनाइटली दिया जाता है, और ये सबक्यूटेनियस 200 mg जो है फोर्टनाइटली दिया जाता है। तो इस पे भी ट्रायल्स हुए हैं। एबेटासेप्ट, जो एबेटासेप्ट है, ये एक बेसिकली एबेटासेप्ट फ्यूजन प्रोटीन है, जिसमें आपकी बेटासेप्ट जो है वो बेसिकली फ्यूजन प्रोटीन है, जिसमें CTLA4
एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन है उसको ह्यूमन आईजीजी एफसी पोर्शन से जो है वो कंबाइन किया गया है, और यही जो CTLA4 IgB इसको कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो अबैटासेप्ट है ये एक फ्यूजन प्रोटीन है, जिसमें क्या किया गया है, CTLA4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को ह्यूमन IgG1 FC पोर्शन से जो है वो कंबाइन किया गया है। इसी वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, CTLA4 IgB कहते हैं। तो ये बेटासेप्ट है। बेटासेप्ट काम कैसे करती है, ये करती है टी सेल एक्टिवेशन के लिए। जो टी सेल एक्टिवेशन है उसके लिए जो सिग्नल्स जो ज़रूरी हैं उनमें कौन से सिग्नल्स होते हैं, एक है TCR और दूसरा है MHC, दूसरा है CD28 और CD80 एंड 86। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिग्नल्स कुछ ज़रूरी हैं टी सेल एक्टिवेशन के लिए, दो सिग्नल ज़रूरी हैं। पहला क्या है, वो है TCR और MHC पेप्टाइड इंट्रैक्शन आप कह सकते हैं। ये एक सिग्नल हो गया TCR और MHC पेप्टाइड इंट्रैक्शन, ये ज़रूरी है टी सेल एक्टिवेशन के लिए। दूसरा क्या है, CD28 और CD80/86 80 और 86। ये क्या करते हैं, ये CD80 और 86 को स्टिमुलेटरी इंट्रैक्शंस करते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है टी सेल एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी हैं। और बेटासेप्ट क्या करती है, बेटासेप्ट करती है CD80 और 86 को बाइंड कर लेता है और इससे बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिससे दूसरा सिग्नल पहुंचता ही नहीं और टी सेल जो है वो ब्लॉकेज में चला जाता है या उसको डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि वो एक्टिवेट नहीं होता। ये है बेटासेप्ट के हवाले से। और इससे क्या होगा, और जब बेटासेप्ट जो है टी सेल एक्टिवेशन नहीं होगी, टी सेल एक्टिवेशन के बगैर जो पूरी डाउन स्ट्रीम है वो कैस्केड नहीं होगी। इस तरीके से ये पूरा एक जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होगा उसको स्टॉप करेगा। जो बेटासेप्ट है ये क्या है, आईवी फार्मूलेशन में भी अवेलेबल होता है, इस वेट बेस्ड होता है और मंथली यूज़ होता है हर 4 हफ्तों के बाद, या ये सबक्यूटेनियस फार्मूलेशन में भी अवेलेबल होता है, ये होता है 125 mg वीकली। तो इस हवाले से आपने आईवी फार्मूलेशन भी अवेलेबल है, वो मंथली यूज़ होता है, और जो सबक्यूटेनियस फार्म है बेटासेप्ट की ये क्या होता है, ये वीकली यूज़ होता है। अच्छा, इसमें जो है इस पे भी ट्रायल थे, इसमें एक था अटेन ट्रायल, एक था एम ट्रायल। ये दोनों ने बेटासेप्ट की एफिकेसी को साबित किया, इस प्रूव किया, एम ट्रायल ने और अटेन ट्रायल ने। ये दो ट्रायल्स हैं जो बेटासेप्ट के हवाले से हैं। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटासेप्ट के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लिनिकल पल्स हैं, वो आपने बहुत आपके लिए पाकिस्तानी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आप उनको रेलिवेंट देखेंगे। किस हवाले से मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में टीबी का बर्डन बहुत ज़्यादा है। एक तो इस हवाले से आपको मैं कुछ बताऊंगा, दूसरा आईएलडी के हवाले से। जो बेटासेप्ट है वो RA-ILD डिजीज़ के पेशेंट्स में, मरीज़ों में रिलेटिवली सेफ़र बायोलॉजिक है। जो बाकी हमारे पेशेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, जिनमें डाटा की बात करें, रेट्रोस्पेक्टिव डाटा ने ये बताया है कि जो बेटासेप्ट है ये आईएलडी को वर्सन नहीं करता। ये स्टडीज़ में एक आप कह सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन दिखाई गई है। तो इसीलिए क्या है, जब हम बात करेंगे RA-ILD की, तो RA-ILD में बेटासेप्ट क्या है, रिलेटिवली सेफ़र बायोलॉजिक है। वरना RA-ILD के पेशेंट्स में, आईएलडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बायोलॉजिक जो चूज़ करते वक्त आपने बेटासेप्ट को प्रेफर करना है, दूसरों की निस्बत से ये ज़्यादा सेफ़र है, और यही रिकमेंडेशंस हैं यूएलआर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल है जो आपने बेटासेप्ट के हवाले से माइंड में रखना है। अच्छा, दूसरा जो पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट एक और है, वो है टीबी का बर्डन। टीबी, क्योंकि बेटासेप्ट का टीबी रिएक्टिवेशन रिस्क TNF इनहिबिटर से ना होने के बराबर है, क्योंकि ये जो टी सेल एक्टिवेशन है उसको ही ब्लॉक कर देगा। लिहाजा क्या होगा कि जो टी सेल एक्टिवेशन TNF इनहिबिटर ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन बेटासेप्ट टी सेल एक्टिवेशन ब्लॉक कर देगा। इसलिए पाकिस्तान में जो लेटेंट टीबी का रिस्क है उस वाले जो पेशेंट्स होंगे उन मरीजों में बेटासेप्ट एक रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन है। RA-ILD में भी रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन है,
और लेटेंट टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी सेफर ऑप्शन है बेटासेप्ट। तो बेटासेप्ट को आपने इस दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से याद रखना है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम बात करें ऐसे पेशेंट्स जिनमें एंटी-सीसीपी जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे, तो बेटासेप्ट एंटी-सीसीपी पॉजिटिव पेशेंट्स में स्पेशली जो है वो बेटर रिस्पॉन्स दिखाता है। ये आप कह सकते हैं एंटी-सीसीपी जो सीरो पॉजिटिव आरए है उसमें टी सेल जो ड्राइवन पैथोफिजियोलॉजी होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए बेटासेप्ट क्योंकि टी सेल एक्टिवेशन ही ब्लॉक कर देता है, तो एंटी-सीसीपी पॉजिटिव पेशेंट्स में बेटासेप्ट जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और आप कह सकते हैं कि इस बेस पे आप जो एंटी पॉजिटिव पेशेंट हैं उनमें अगर आप सेकंड लाइन थेरेपी पे जाएँ तो बेटासेप्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ गाइड करता हूँ कि अच्छा, जो बेटासेप्ट है इसकी हम बात करें कि ये कॉम्बिनेशन में सीरियस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपने कभी भी एबेटासेप्ट को टीएनएफ इन्हिबिटर्स के इमीडिएटली बाद आपने शुरू नहीं करना। एक पेशेंट है जिसमें टीएनएफ इन्हिबिटर्स को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और आप उसमें बेटासेप्ट की तरफ जाने लगे हैं, तो आपने फ़ौरन शुरू नहीं करना, वॉश आउट पीरियड दें क्योंकि कॉम्बिनेशन में सीरियस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल पर्ल भी है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आपने टीएनएफ इन्हिबिटर पेशेंट को चल रहे हैं और आप अब बेटासेप्ट देने लगे हैं, तो आप बेटासेप्ट देने से पहले वॉश आउट पीरियड दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर इसी हफ्ते ही उसको लगा है, उसको एटेनरसेप्ट का इंजेक्शन लगा है और आप अगले वीक ही उसको बेटासेप्ट स्टार्ट करा दें, तो आपने ऐसे नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। बेटासेप्ट के हवाले से टीबी रिएक्टिवेशन का चांस कम है और इसके अलावा ये आप इसको आरएआईएलडी में भी रिलेटिव सेफर यूज़ कंसीडर कर सकते हैं और जो है टीएनएफ इन्हिबिटर्स के बाद आपने इसको जो है वो वॉश आउट पीरियड देना है, उसके बाद जो है वो हमने वो करना है, इसको बेटासेप्ट को देना है। अब है जी रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब की तरफ हम जो है वो डिस्कशन को लेके आते हैं, जो कि CD20 पॉजिटिव बी सेल्स को डिप्लीट करता है। CD20 पॉजिटिव बी सेल्स को डिप्लीट करता है। रिटुक्सीमैब ये आप कह सकते हैं काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो बी सेल्स की जो सरफेस है उस पर जो CD20 एंटीजन है उससे बाइंड करके उससे मिल के उन्हें क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है। और ये और इसके अलावा क्या करता है, एडीसीसी और सीडीसी और जो और क्या एपोप्टोसिस के ज़रिए, ये एडीसीसी और सीडीसी और एपोप्टोसिस के ज़रिए क्या कर देता है, ये CD20 एंटीजेंस से बाइंड करके ये उनको बी सेल्स को जो है वो ये डिप्लीट कर देता है। इस हवाले से आपने माइंड में रखना है। जो बी सेल्स जो है उसको हम डिस्कशन में ले आते हैं। जो बी सेल्स हैं ये आरए में हमने टारगेट क्यों करने हैं, इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। बी सेल्स को हमने पिछले भी लेक्चर्स हमने डिस्कशन की थी, तो हमने देखा था कि जो बी सेल्स हैं ये रिमोटाइड फैक्टर, आरएफ फैक्टर यानी कि रिमोटाइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर जो है ये जाके एक्ट करते हैं और साइनोवियम जो है उसमें एक्टिवेट जर्मिनल सेंटर्स बनाते हैं बी सेल्स। और रिटुक्सीमैब क्या करता है, यही बी सेल्स इन्हीं को रीसेट कर देता है। ये अब आई थिंक आपको रिटुक्सीमैब का पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा। जो रिटुक्सीमैब है देने के हवाले से बात करें तो ये भी प्री मेडिकेशन के साथ दिया जाता है, आईवी फॉर्म में दिया जाता है, इन्फ्यूजन की सूरत में दिया जाता है। आरए में 1000 mg जो है वो 2 डोजेज़ दी जाती हैं 2 हफ्तों के इंटरवल पर। ये एक जो है एक डोज़ दी जाती है, मतलब एक सेशन होता है डे 1 पे और फिर डे 14 पर 1000 mg की 2 डोजेज़ दी जाती हैं। ये भी हॉस्पिटल सेटिंग में एडमिट करने के बाद पेशेंट को आपने ये देनी है एडमिट करके विद प्री मेडिकेशन। अगर
आपको लगता है कि डिज़ीज़ जो है इसकी फिर फ्लेयर है या डिज़ीज़ बेटर नहीं हुई, तो फिर ये आप कोर्स रिपीट कर सकते हैं 24 वीक्स के बाद, मतलब 6 महीनों के बाद, और एवरी 6 मंथ फिर ये रिपीट होता रहेगा टिल रिमिशन। ये आपने इसको, लेकिन अगर पेशेंट में एडिक्वेट रिस्पॉन्स आएगा तो ये चीज़ आपने रिटुक्सीमैब के हवाले से माइंड में रखनी है। ट्रायल की बात करें कि रिटुक्सीमैब के हवाले से था, एक था डेंसर ट्रायल, ये था डेंसर ट्रायल, और इसके अलावा था रिफ्लेक्स ट्रायल। ये 2 ट्रायल थे जिनने रिटुक्सीमैब की रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एफिकेसी को प्रूव किया और टीएनएफ इन्हिबिटर के फेलियर के बाद। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं करना कि सेकंड लाइन थेरेपी में आप पहले रिटुक्सी को रख लें और टीएनएफ इन्हिबिटर्स को यूज़ ना करें। टीएनएफ इन्हिबिटर के फेलियर के बाद आपने रिटुक्सी को, और इसको डेंसर ट्रायल ने जो है वो मेनली वो किया। इसके अलावा भी ट्रायल्स हैं जिन्होंने बताया कि जो है वो 500 mg डोज़ है वो भी इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए अहम है। लेकिन जो है रिकमेंडेड जो यूलार की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 1000 mg डे 1, डे 14 और एवरी 6 मंथ आप रिपीट करेंगे। लेकिन 500 भी जो है वो इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट के हवाले से आप देख सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि 1000 mg और डे 1 और डे 14 पे रिपीट करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिटुक्सीमैब के हवाले से। अच्छा, एबेटासेप्ट की तरह ना रिटुक्सीमैब में भी कुछ यूनिक क्लिनिकल पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिटुक्सीमैब के यूनिक फीचर्स क्या हैं, और आप कह सकते हैं पाकिस्तानी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट जो हो सकते हैं। रिटुक्सीमैब जो है वो सीरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेसिफिकली इफेक्टिव है। जो सीरोपॉजिटिव है, हाई रूमेटॉइड फैक्टर है या हाई एंटीसीसीपी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें बेटर रिस्पांस मिलता है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी इनमें क्या होती है मैंने पहले भी बताया, बीटा सेल ड्राइवन होती है। तो रिटुक्सीमैब जो है वो टीएनएफ इन्हिबिटर्स फेलियर के बाद सेकेंड लाइन बायोलॉजिक के तौर पर आप इसको उन पेशेंट्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि जिनमें हाई टाइटर होगा एंटीसीसीपी का और हाई टाइटर होगा रिपेटाइड फैक्टर का। इसी तरह टीबी के हवाले से फिर इधर बेटासेप्ट की तरह रिटुक्सीमैब और टीबी की अब अगर बात करें, रिटुक्सीमैब का भी जो टीबी रिएक्टिवेशन रिस्क है वो टीएनएफ इन्हिबिटर से कम है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, तो स्क्रीनिंग इधर भी ज़रूरी है। लेकिन रिटुक्सीमैब जो है आप ऐसे पेशेंट्स जिनमें टीबी रिएक्टिवेशन का चांस ज़्यादा हो तो टीएनएफ इन्हिबिटर्स की बजाय आप रिटुक्सीमैब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। हेपेटाइटिस के हवाले से रिटुक्सीमैब जो है बी में कंट्राइंडिकेटेड है, ये आपने माइंड में रखना है। हेपेटाइटिस बी से स्क्रीनिंग करें, अब बी सी पॉजिटिव आया है, या आप अगर यूज़ भी करते हैं तो एक्सट्रीम कॉशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एचबीवी की जो रिएक्टिवेशन का रिस्क है रिटुक्सीमैब के साथ वो क्योंकि बहुत ज़्यादा है और फैटल हो सकता है, इसीलिए अगर हेपेटाइटिस बी है पेशेंट में तो फिर आप रिटुक्सीमैब को यूज़ ना करें। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो HPS-AG या HBsAg दोनों अगर आप इनको स्क्रीन करते हैं और साथ में आपको मिलता है कि ये कोई HBsAg पॉजिटिव है या HBsAg एंटीबॉडी जो पॉजिटिव है पेशेंट्स से, उनमें प्रोफिलैक्टिकली आप फिर एंटीवायरल थेरेपी दें और उसके बाद जो है वो रिटुक्सीमैब से पहले या इसके दौरान जो है एंटीवायरल थेरेपी प्रोफिलैक्टिकली दें, फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए जो है क्योंकि पाकिस्तान में हैप बी का जो है प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। टीबी में ये दी जा सकती है लेकिन हैप बी में ये कंट्राइंडिकेटेड है, अगर देनी भी है तो बहुत ही जो है कॉशन के साथ दें और जो है एंटीवायरल थेरेपी को कंसीडर कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी के हवाले से। अच्छा, यहाँ एक MCQ भी है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट मैं बताता हूँ, दैट इज़ PML प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लिकोइनकेफेलोपैथी, PML, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रेयर है लेकिन आप कह सकते हैं डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है रिटुक्सीमैब की। किस लिए है? क्योंकि जो रिटुक्सीमैब है इससे क्या हो सकता है, GC वायरस रिएक्टिवेशन हो सकती है रिटुक्सीमैब से। तो इस ये होगा तो PML जो है ये RA में वैसे तो एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। आपने इस हवाले से
माइंड में ये बात रखना है। एमसीक्यू भी है, आप अपने इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम रिटुक्सीमैब दे लेते हैं तो फिर जब आप रिटुक्सीमैब के सेशन दें तो आपने इम्यूनोग्लोबुल्स जो है वो चेक करने होते हैं, क्योंकि हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया जो है वो रिटुक्सीमैब की रिपीटेड कोर्सेज से हो सकता है, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी रिप्लेनिशमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, और जो आईजीजी लेवल्स हैं वो आपने मॉनिटर यहाँ पे करने हैं। और अगर आईजीजी लेवल जो हैं वो 500 से कम है तो आपने आईवीआईजी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस हवाले से जब भी आप रिटुक्सीमैब अगर पहले हमने दे दिया है और आफ्टर 6 मंथ दोबारा दे रहे हैं तो इम्यूनोग्लोबुलेंस लेवल आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो अगर वो कम है तो फिर आईवीआईजी को आप कंसीडर कर सकते हैं, और आईजीजी अगर किससे कम हो, 500 से कम हो, तो आप इसको देख सकते हैं। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर रिटुक्सीमैब पेशेंट में दे रहे हैं तो आपको इम्यूनोग्लोबुलेंस देखने चाहिए, और अक्सर औक़ात नहीं देखे जा रहे होते हैं। मैं पेशेंट्स में रिकमेंड करता हूँ, सम टाइम पेशेंट टेस्ट से भाग रहे होते हैं, लेकिन आपने फिर भी देखना है, क्योंकि अगर कोई इस तरह की सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर जो है वो एट द एंड पेशेंट सफ़र करता है। RAILD में इसका भी जो है वो डाटा मौजूद है, लेकिन ये है कि प्रोमिसिंग डाटा है रिटुक्सीमैब। तो ये चीज़ें जो है वो आपने माइंड में रखनी। प्री मेडिकेशंस अगर देखें रिटुक्सीमैब की, वो आपने देनी होती है। आप उसके लिए मिथाइलप्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, 100 mg देते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन देना है, पैरासिटामोल देना है, इन्फ्यूजन देना है 30 मिनट बिफोर, और फिर आपने जो है रिटुक्सीमैब देना है। और इसका भी प्रोटोकॉल्स है, इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल्स, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपने प्री मेडिकेशंस के साथ देना है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ऊपर ज़िक्र किया बायोसिमिलर्स को, हम ज़रा जो है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे अब। इनके बाद बायोलॉजिक्स के बाद जो हमने टारगेट करने थे, बायोसिमिलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये एक्सेस का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। एक्सेस जो बायोसिमिलर्स हैं वो बायोलॉजिक्स हैं जो रेफरेंस बायोलॉजिक्स, यानी जो ओरिजिनेटर हैं, उनकी तरह ही स्ट्रक्चर, प्योरिटी, पोटेंसी और एफिकेसी तो रखता है, लेकिन जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे करके अप्रूव हुआ हो। लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो जेनेरिक ड्रग्स की तरह नहीं होती, बायोलॉजिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एग्जैक्ट कॉपी उनसे उनकी जो है वो नहीं बन सकता, इसलिए बायोसिमिलर जो है वो हम उनको कहते हैं, ना कि जेनेरिक कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है। मल्टीपल जो है वो मैंने बताया सबसे ज़्यादा बायोसिमिलर बने एडेली के मल्टीपल बायोसिमिलर्स जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। आप उनके हवाले से, इस तरह एटेनरसेप्ट के भी जो बायोसिमिलर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप रिटुक्सीमैब के जी बायोसिमिलर्स की बात करें तो उनमें भी बायोसिमिलर्स मौजूद हैं। तो आप उनको जो है वो कॉस्ट के हवाले से बायोसिमिलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो उसकी डिज़ीज़ भी कंट्रोल हो सके, और कॉस्ट का जो एक बर्डन है वो भी बेटर वे में मैनेज हो सके। तो ये चीज़ें हैं बायोसिमिलर की जो प्राइसिंग होती है वो ओरिजिनेटर के मुकाबले में आई थिंक आप कह सकते हैं 30 टू 80% तक कम हो सकती है। और पाकिस्तान जहाँ मतलब ये एक्सेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेशेंट्स को खुद मैनेज करना पड़ता है, तो बायोसिमिलर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और इनकी एफिकेसी और सेफ्टी के हवाले से यूलार और एसीआर दोनों जो हैं ये बायोसिमिलर की सेफ्टी एफिकेसी को ओरिजिनेटर के जो है इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं अप्रूव्ड कंडीशंस में। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लेकिन स्विचिंग का फ़ैसला जो है वो जो है पेशेंट की कंसेंट के साथ और डॉक्टर के डिसीजन को डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है वो लिया जाएगा, कि एक पेशेंट ओरिजिनेटर पे अगर वो बायोसिमिलर पे जाना चाहता है, उसकी कंसेंट होगी तो आप उसको बायोसिमिलर पे स्विच करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिक्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। बायोलॉजिक सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कौन से मरीज़ में आपने कौन सा बायोलॉजिक्स जो है वो प्रेफर करना है। इधर हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
यूलार का भी ACR की जो गाइडलाइंस है उनके गाइडलाइंस के सामने रखते हुए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके कौन से पेशेंट में कौन सा बायोलॉजिक जो है वो सजेस्ट किया जा सकता है या चूज़ किया जा सकता है। जो यूलर की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जब भी कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स का फेलियर है उसके बाद बायोलॉजिक ऐड करना हो तो कोई भी अप्रूव्ड डिमार्ड जो बी डिमार्ड है या कोई भी टारगेटेड सिंथेटिक डिमार्ड जो एक्सेप्टेबल है और स्पेसिफिक कोमॉर्बिडिटीज़ और कंट्राइंडिकेशंस की बेसिस पे सिलेक्ट आपने करना है। इसको थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ। ACR की भी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जो TNF इनहिबिटर्स हैं उनको आपने स्लाइटली प्रेफर करना है एविडेंस बेस की वजह से, जब तक कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो दूसरे एजेंट को चूज़ करने का, तो आपने क्या करना है, TNF इनहिबिटर्स की तरफ जाना है पहले। कोमॉर्बिडिटी बेस्ड सिलेक्शन अगर उसकी बात करें तो उसके लिए आपने एक और बात याद रखनी है कि RAILD है उसके साथ तो आप एबेटासेप्ट प्रेफर करें। ये चीज़ें अब हम कोमॉर्बिडिटीज़ की अगर हम डिस्कस करते जाएँ, फ़र्ज़ करें RAILD तो आप एबेटासेप्ट हमने बताया कि रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन है। हाई टीबी रिस्क है तो भी एबेटासेप्ट या इटैनरसेप्ट आप प्रेफ़र करें या इन हवाले से। और एग्रेसिव टीबी लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट जो है वो उससे पहले आप कर सकते हैं और मैंने बताया कि टीबी ट्रीटमेंट के हवाले से रिजीम 3HP रिजीम 12 डोज़ जो है वीकली दिया जाता है 3 मंथ के लिए और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप बायोलॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका जो डेली डोज़ है रिफेम्पिसिन और एसएनएज़ेड वो आपने 3 मंथ देना है, लेकिन 1 मंथ कंप्लीट करने के बाद भी बायोलॉजिक स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये हो गया टीबी के हवाले से। तो इसके बाद होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के हवाले से हेपेटाइटिस बी कैरियर में भी आप रिटुक्सीमैब जो है वो आपने अभी याद बताया कि याद रखें कंट्राइंडिकेटेड है, प्रोफिलैक्सिस के बगैर आपने नहीं देना। और TNF इनहिबिटर्स में भी जो है वो आप HBV प्रोफिलैक्सिस आप दे सकते हैं। इसी तरह हमने बताया कि MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डीमेलनेटिंग डिजीज डीमेलनेशन की हिस्ट्री है तो आप TNF इनहिबिटर्स कंट्राइंडिकेटेड है तो इधर भी आप रिटुक्सीमैब या एबेटासेप्ट चूज़ कर सकते हैं। ये भी कोमॉर्बिडिटीज़ के हवाले से आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा हमने बताया था कि आपका अगर क्लास 3 या 4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें भी TNF इनहिबिटर्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के हवाले से हम जो है बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से हमने कहा था कि जो सर्टोलिजुमैब है वो सेफेस्ट TNF इनहिबिटर है, लेकिन ऑल TNF इनहिबिटर्स आर सेफ थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो ये चीज़ है, लेकिन सर्टोलिजुमैब इफ अवेलेबल तो वो सेफेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर रिटुक्सीमैब हमने देना है कि सीरो पॉजिटिव हैं, अगर हाई टाइटर एंटी-CCP या आर इफेक्टर मौजूद है तो उसमें हम रिटुक्सीमैब बेटर रिस्पॉन्स देती है तो उसको हम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो ILD है, RAILD, ILD के बगैर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड RA है उसमें TNF इनहिबिटर्स प्रेफर्ड हैं। फर्स्ट बायोलॉजिक के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं TNF इनहिबिटर। अगर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड RA है, ILD के बगैर है और प्री बायोलॉजिक स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर RAILD है तो उस हवाले से हमने बताया है कि हम जो एबेटासेप्ट है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अब हमारा लेक्चर्स जो है वो तकरीबन कंप्लीट है। अब हम स्क्रीनिंग की तरफ जाते हैं। प्री बायोलॉजिक स्क्रीनिंग जो है वो आपने क्या करनी है, ये सिस्टेमिक चेकलिस्ट हर पेशेंट में आपने फॉलो करनी है। जब भी बायोलॉजिक आप स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करनी है, एक चेकलिस्ट होगी जो आपने फॉलो करनी है। आईग्रा, आपने आईग्रा लाज़मी करवाना है। ये ACR और यूलर दोनों रिकमेंड करते हैं। आपने चेस्ट एक्स-रे करवाना है, ठीक है? ये आपने टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी दोनों की स्क्रीनिंग करनी है। आपने उनमें देखना है कि अगर कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो फिर इसके अलावा आपने HIV की जो एंटीबॉडी है उसको भी देखना है और रिस्क फैक्टर्स को भी देखना है। इसके अलावा आपने CBC देखना है, LFTs देखना है, RFTs देखना है, बेसलाइन पे ये आपने लाज़मी। और आपने लाइव वैक्सीन्स आपने चेक करनी है। तमाम लाइव वैक्सीन जो है वो बायोलॉजिक से पहले आपने दे देनी है, क्योंकि बायोलॉजिक शुरू होने के फ़ौरन बाद लाइव वैक्सीन जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। और इसके अलावा जो है
कुछ वैक्सीन जो हैं वो आपने लाज़मी तौर पर देनी है। उनमें 2 बहुत ही मैंडेटरी हैं। एक है इन्फ्लुएंज़ा की, ईयरली दी जाती है, और निमोकोकल वैक्सीन्स है। ये क्योंकि एवरी 5 ईयर दी जाती है निमोकोकल की, और ये दोनों वैसे डेड वैक्सीन्स हैं और बायोलॉजिक पर भी दी जा सकती हैं, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन नहीं है और आपने देनी है। इसके अलावा अगर हमारा टॉपिक तो और है जैक इन्हिबिटर्स का। लाइट चली गई है, सॉरी। अच्छा जी, लाइट चली गई थी, तो हम ज़िक्र कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंज़ा और निमोकोकल की वैक्सीन। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन साल में 1 बार की जाती है, और जो निमोकोकल की वैक्सीन है वो 5 साल बाद की जाती है। तो ये आप वैक्सीन्स करवाएँगे। इसके अलावा शिंगल्स की वैक्सीन भी जो है वो रिकमेंड की जाती है। उसकी टोटल 2 डोज़ेज़ लगती हैं, एक ऑन बुकिंग और एक जो है आप विदिन 2 टू 6 मंथ अपने सेकंड डोज़ लगानी होती है। तो शिंगल्स की वैक्सीन, ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये ख़वातीन में की जाती है, लेकिन शिंगल्स की जो है वैक्सीन मर्दों में भी आप करवा सकते हैं और करवानी चाहिए, और गाइडलाइंस यही कहती हैं कि सिर्फ ख़वातीन में शिंगल्स की वैक्सीन नहीं करवानी, आपने मेल पेशेंट्स में भी जो वैक्सीन है ये करवानी है। ये वैक्सीन्स के हवाले से मामलात हो गए। अब हैं इसके अलावा आप डेंटल इश्यूज़ को देख सकते हैं, उसको भी एड्रेस करें, क्योंकि डेंटल इश्यूज़ जो है ना वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन्फेक्शंस हैं, कोई किसी किस्म का एक्टिव इन्फेक्शन है, तो पहले आप उसको ट्रीट कर लें, उसके बाद आप बायोलॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव इन्फेक्शन में जो है वो आपने बायोलॉजिक शुरू नहीं करना। ये चीज़ें थी जो स्क्रीनिंग के हवाले से हैं। यहाँ पे हाँ, हमारी जो बायोलॉजिक्स का चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट है। अब मैं एक आपके साथ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी जो है उसके ज़रिए हम सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, ये एक पेशेंट है जिसे सीरोपोजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और पिछले 5 साल से है। वो MTX 20 mg वीकली ले रही है, सल्फासेलाज़िन जो है SSZ 2 ग्राम डेली ले रही है, HCQ 400 BD ले रही है, यानी ट्रिपल थेरेपी पर है पिछले 6 महीने से। लेकिन जो है उसका जो डैश 28 है, वो डैश 28 है, हाई डिजीज़ एक्टिविटी शो 5.2 है, हाई डिजीज़ एक्टिविटी है। बायलैटरल उसके मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट और PIP जॉइंट्स जो है वो एक्टिवली स्वोलन हैं। LFTs उसके नॉर्मल हैं, लेफ़्ट RFTs उसके नॉर्मल हैं। आपका HRCT चेस्ट है, उसमें बायलैटरल बेसल माइल्ड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ हैं, यानी कि माइल्ड नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया है, NSIP है जिसको हम कह सकते हैं। NSIP पैटर्न ILD है, माइल्ड है। तो आइग्रा उसका करवाते हैं, तो आइग्रा जो है वो नेगेटिव है। उसकी हम एंटीबॉडी देखते हैं हेप बी सी की, तो वो हेप बी सी नेगेटिव है। ब्लड प्रेशर और कार्डियक हिस्ट्री जो है वो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही। तो ये सारा आपके सामने केस आ गया। इसमें केस में जो है अब सेकेंड लाइन थेरेपी पे जाना है। बायोलॉजिक्स क्या होनी चाहिए? RAILD मौजूद है, आपने ये माइंड में रखना है। और ये चीज़ें आपने पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखने वाली है RAILD मौजूद है, इसलिए आप जो है वो TNF इन्हिबिटर्स आपने अवॉइड करना है, क्योंकि TNF इन्हिबिटर्स जो है वो रेयर केसेस में ILD को वर्सन कर देते हैं। TNF इन्हिबिटर्स एक्सक्लूड हो गए। अब आ जाते हैं रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब RAILD में प्रोमिसिंग डेटा रखता है, मैंने आपसे पहले भी बताया था, लेकिन ये सीरोपोजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो है वो बेहतर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन हमने देखा है कि पेशेंट जो है वो उसमें HBC AB जो है वो नेगेटिव है, इसलिए जो है रिटुक्सीमैब का कंसर्न कम है। लेकिन अब एक और चीज़ अब आपके माइंड में आनी चाहिए, दैट वाज एबेटासेप्ट। एबेटासेप्ट जो है वो RAILD में सेफेस्ट ऑप्शन है, सबसे अहम है, और NTCCP पॉजिटिव पेशेंट्स मरीज़ों में रिस्पॉन्स भी बेहतर देता है। तो सबसे पहली चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एबेटासेप्ट इस पेशेंट में देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि पेशेंट को आप देखते और आप उसको इटर्नरसेप्ट स्टार्ट करवा देते, नहीं। तो ये एक सारी स्टोरी आपके सामने रखी, क्योंकि जो यूलार की रिकमेंडेशंस हैं उनके उनकी रोशनी में अगर हम बात करें तो बेटासेप्ट हम शुरू कर सकते हैं, साथ में हम MTX जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है, ILD के लिए आप जो है वो वैसे तो जब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि ऑलरेडी एक पेशेंट है उसको ILD चल रही है, तो अगर उसको कोई MTX की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन सेफ़ यही है कि आप उसको स्विच करके
लिफ्लिनोमाइड पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन आप इसके साथ जो है हर पेशेंट को एवरी 3 मंथ असेस भी करें, पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये एक केस हो गया। एक और केस इसी तरह का जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। इस केस में आप ये देखें कि एक मेल पेशेंट है, RA है उसको 2 ईयर से, उसमें MTX ले रहा है, वो 20 mg MTX ले रहा है, लेकिन उसका जो DAS28 है वो भी 5 अबव है, मींस हाई डिजीज एक्टिविटी है, कोई ILD नहीं है, लेकिन उसका आई ग्राफ पॉजिटिव है यानी लेटेंट TB है, उसका आप कह सकते हैं हेप बी नेगेटिव है, हेप सी जो है वो नेगेटिव है। इस पेशेंट में बायोलॉजिक आपने देना है, तो आप किस तरह से जो है इस तरह के पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे बायोलॉजिक्स में। तो इधर भी हम यूएलआर की रिकमेंडेशंस देखते हैं। यूएलआर की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके मुताबिक क्या होना चाहिए, पहले तो लेटेंट टीबी को आपने ट्रीट करना है। आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि लेटेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए आपने 2 रिजीम यूज़ करते हैं। 3 मंथ लेटेंट टीबी के लिए ट्रीटमेंट देना है। 3 HP डोज है जो वीकली है, 3 HP रिजीम है, या उसके अलावा डेली वाला रिजीम भी 3 मंथ यूज़ कर सकते हैं। और कम से कम 1 महीना लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद आपने बायोलॉजिक शुरू करना है, उससे पहले नहीं शुरू करना, और कंप्लीट 3 मंथ होने का वेट नहीं करना। तो बायोलॉजिक्स की चॉइस के हवाले से हम डिस्कस करें तो मैंने कहा था इटैनरसेप्ट या एबेटासेप्ट। इटैनरसेप्ट में भी टीबी रिएक्टिवेशन कम है TNF इनहिबिटर्स में, और एबेटासेप्ट में भी जो है वो टीबी रिएक्टिवेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये टीबी ये जो TNF मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के मुकाबले में जो टीबी रिएक्टिवेशन का एबेटासेप्ट है रिस्क बहुत कम है। तो टीबी मॉनिटरिंग आप उस इस पेशेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। बायोलॉजिक जो है वो ड्यूरेशन में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये केस है, तो इसमें भी हमने एबेटासेप्ट को प्रेफर करना है, लेकिन पाकिस्तान में एबेटासेप्ट अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये 2 केसेस आपके साथ हमने शेयर किए। अब हम कॉमन पिटफॉल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम पिटफॉल्स की बात करते हैं तो पहला पिटफॉल, फर्स्ट पिटफॉल ये है कि टीबी स्क्रीनिंग किए बगैर बायोलॉजिक स्टार्ट कर दें, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक है और किया भी जाता है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा जो है जहन में ये बात बिठा, टीबी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जी है HPV स्टेटस चेक ना करना, उसके बगैर रिटुक्सीमैब स्टार्ट कर देना, ये भी पिटफॉल है। TNF इनहिबिटर्स जो है RAILD में स्टार्ट कर देना बगैर केयरफुल एवेलुएशन के, ये भी एक पिटफॉल है। इसके अलावा पिटफॉल है बायोलॉजिक मोनोथेरेपी और MTX कम्बिनेशन ऐड ना करना। MTX कम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने बताया था कि एंटी ड्रग एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है MTX ऐड करने से, ये भी एक पिटफॉल है। इसके अलावा जी एक और पिटफॉल टोसिलीजुमाब के हवाले से। टोसिलीजुमाब जो है इस पर जो है वो CRP को डिजीज एक्टिविटी मार के रखना है, ये हमने पहले बताया, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। टोसिलीजुमाब अगर आप दे रहे हैं तो आपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर जब देख रहे हैं इस तरह CRP, तो CRP को डिजीज एक्टिविटी मार्कर के तौर पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि ड्रामेटिकली होता है। इसके अलावा और हो सकता है पिटफॉल जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डिमेलिनेटिंग डिजीज़ की हिस्ट्री में TNF इनहिबिटर स्टार्ट कर देना, ये भी एक पिटफॉल है। इसके अलावा हम कुछ और बातें हैं जो आप कह सकते हैं कि आप पिटफॉल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। सम टाइम ये होता है कि ओरिजिनेटेड ड्रग अगर कॉस्टली है तो उसकी बजाय जो है बायोसिमिलर स्टार्ट ना करना, ये भी आप कह सकते हैं कि पिटफॉल है, कि आप सिर्फ इस वजह से जो है वो रिजेक्ट कर दें कि ये जो है बायोसिमिलर है, ये एफिकेसी नहीं देगी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा बायोलॉजिक्स का जो है वो यूज़ नहीं है, लेकिन एक पिटफॉल हो सकता है। इसके अलावा और पिटफॉल क्या हो सकता है, लाइव वैक्सीन्स बायोलॉजिक शुरू होने के बाद देना, ये भी एक पिटफॉल है। एक्टिव इन्फेक्शन में बायोलॉजिक स्टार्ट कर देना, ये भी एक पिटफॉल है। कॉस्ट काउंसलिंग ना करना भी ये भी पिटफॉल है। पेशेंट को पहले से बताएं कि बायोलॉजिक्स महंगे हैं, लॉन्ग टर्म अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। एक चीज़ मैं आपसे यहीं पे कॉस्ट के वाले से मैं आपसे बस डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक पेशेंट था, मैंने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया,
काफ़ी दूर काढ़ा था या इस तरह का कोई सीटी का पेशेंट था। मुझे कल रात ही मुझे एक मैसेज मिला उनकी तरफ से, हमारे स्टाफ से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब को बताएँ कि अभी 1 दिन हुआ है और हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है और इतनी महँगी दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी है और हमें आराम आ ही नहीं रहा। तो पहली बात तो ये मैंने उन्हें कहा कि आपको क्या मैंने बताया नहीं था? आपके साथ डिस्कशन नहीं की थी कि आप लॉन्ग टर्म अफ़ोर्ड कर सकते हैं बायोलॉजिक्स या नहीं कर सकते? क्या आपको ये डिस्कशन की गई थी? कॉस्ट काउंसलिंग की गई थी? बिल्कुल की गई थी। तो पेशेंट का जो है वो एटीट्यूड ये होता है कि आप उनके साथ नहीं करेंगे, हालाँकि उनको साथ डिस्कस किया गया फिर भी। तो इसलिए कॉस्ट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक तो पहले दिन ही क्या आराम आ जाना है। उसको सेकंड लाइन और उनका प्रॉब्लम भी ये था कि उनको प्रॉब्लम हो गई थी डुलोक्सिटीन जो है वो उसको टॉलरेट नहीं हुई पेशेंट को, और उनको जो मैंने सेकंड लाइन थेरेपी स्टार्ट करा, अभी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं की थी। जो महँगी मेडिसिन उनको कही गई वो तो स्टार्ट ही नहीं की, तो वो स्टार्ट ही नहीं की, किधर से आराम बने? एक दिन में कौन-सा आराम बन जाएगा? तो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको फेस करने पड़ते हैं, आपको जो है वो ऐसे ऐसे बिहेवियर्स बेयर करने पड़ते हैं, और पेशेंट्स की काउंसलिंग और ये अपना आपका जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ जो है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो आपकी वजह से बेहतर होते हैं, तो उनको भी देखा जाता है। इस तरह के बिहेवियर्स को इग्नोर भी करना पड़ता है, तो कॉस्ट काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करें भी तो ये रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन कॉस्ट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा है। तो लेक्चर हमारा एंड है, तो हम इधर जो है वो इसको समराइज़ करते हैं यहीं पे कि जो बायोलॉजिक्स हैं वो आरए ट्रीटमेंट का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स का फेलियर के बाद जो है वो यूलार और एसीआर दोनों की जो गाइडलाइंस हैं, उनके तहत क्या किया जाता है कि आपने बायोलॉजिक्स को लाजमी तौर पर स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना, और पेशेंट को 10-10 साल तक प्रेडनिसोलोन पर नहीं रखना, आपने सेकेंड लाइन थेरेपी की तरफ लाजमी जाना है। टीएनएफ इन्हिबिटर सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं, आपने इन्फ्लिक्सीमैब, एटेनरसेप्ट, एडेलिमोमैब है, सर्टोलिजुमैब है, आपका गोलीमोमैब है, इनको जो है वो आपने चूज़ करना है। फर्स्ट लाइन आपके ट्रीटमेंट के बाद सेकंड लाइन थेरेपी में पहले टीएनएफ इन्हिबिटर को ज़्यादा जो है प्रेफ़र करना है। टीबी रिएक्टिवेशन जो है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलेवेंट कंसर्न है, इस वजह से जो है आपने देखना है टीबी रिएक्टिवेशन एबेटासेप्ट के साथ ज़्यादा कम से कम है। तो एटेनरसेप्ट और एबेटासेप्ट जो है ये हाई टीबी रिस्क जो है आप कह सकते हैं सेटिंग्स में रिलेटिवली सेफ़र हैं, तो एटेनरसेप्ट को कर सकते हैं, लेकिन एबेटासेप्ट भी मोर सेफ़र, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसलिए टीएनएफ इन्हिबिटर टोटल टीएनएफ इन्हिबिटर्स जो हैं वो सेफ़ हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लेकिन सर्टोलिजुमैब एफसी पोर्शन की वजह से जो है सेफेस्ट टीएनएफ इन्हिबिटर है। इंटरलेकिन 6 इन्हिबिटर जो है वो टोसिलिजुमाब और सारुलुमैब हैं। सारुलुमैब ये सिस्टेमिक फीचर्स वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, दोनों इंटरलेकिन 6 इन्हिबिटर हैं, साइड इफ़ेक्ट तकरीबन सेम है, लेकिन टोसिलिजुमैब के साथ आपने क्या करना है, सीआरपी डिजीज़ एक्टिविटी का मार्कर नहीं रखना। ये चीज़ हो गई। एबेटासेप्ट जो है वो आईएलडी वाले पेशेंट्स में और एंटीसीसीवी पॉजिटिव पेशेंट्स में आपने प्रेफ़र करना है। रिटुक्सीमैब के हवाले से आपने बताया था कि सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में जो है, और टीएनएफ फेलियर के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर है बी पॉजिटिव है या कैरियर है पेशेंट, तो उसमें आपने एक्सट्रीम काशन करना है, और उस पेशेंट में आप रिटुक्सीमैब नहीं देना। प्री बायोलॉजिक स्क्रीनिंग आप चेकलिस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बताया था कि टीबी स्क्रीनिंग है, हैप बीसी, एचआईवी स्क्रीनिंग है, उसके अलावा आपने सीबीसीएल, एफटीआरएफटी और एफएलपी लिपिड प्रोफाइल आपने देखनी है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। बायोसिमिलर्स के हवाले से भी हमने बताया कि कास्ट इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड ऑप्शन के तौर पर जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमने बताया था कि रिटुक्सीमैब के हवाले से एक और चीज़ कि आपने रिपीटेड अगर उसके सेशंस करने हैं तो अमीनोग्लोबुलिन्स लेवल चेक करने हैं। तो ये चीज़ हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम जो है वो जो है टारगेटेड सिंथेटिक डिमांड्स को कवर करेंगे, जो कि ओरल टारगेटेड थेरेपी के एक आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया और बहुत फेमस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। थैंक सो मच।